नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडिले, आपका फिजिक्स टीचर, और आ चुका है रैपिड रिवीजन। लाइट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक आपको देखने को मिले, कुछ ऐसा टॉपिक आपको पढ़ने को मिले जो आपके बुक में ना हो, तो क्योंकि हम लोग एक जनरल सिलेबस कवर कर रहे हैं जिसमें कोशिश किया गया है कि अलग अलग पब्लिकेशंस के सारे बुक का जो कंटेंट है उसको इंक्लूड किया जाए, इसीलिए कुछ टॉपिक आपको इसमें एक्स्ट्रा लग सकता है। बाकी आपके बुक का जितना भी ऑलमोस्ट जितना भी टॉपिक है वो सारा मेंशन होगा, और अगर नहीं होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट को हम लोग डिफाइन करते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस एबिलिटी टू सी। लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। लाइट गिव्स अस एबिलिटी टू सी। अच्छा, लाइट खुद में इनविजिबल है, लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल। लाइट को कोई देख नहीं सकता है, बट लाइट मेक्स द थिंग विजिबल। ड्यू टू लाइट वी आर एबल टू सी। लाइट के वजह से हम देख पाते हैं। अब अगला सवाल था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है, लाइट है क्या? ये तो समझ में आ गया, लाइट एक एनर्जी है विच गिव्स अस एबिलिटी टू सी, बट देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो उसी तरीके से लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट सवाल था कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। तो दो थ्योरी दिया गया। अब देखिए होता क्या है ना, लाइट से रिलेटेड कुछ फेनोमेनन जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्रूव करता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को कहा गया फोटोन। तो कुछ फेनोमेनन जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्रूव करता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, विच मींस लाइट हैज पार्टिकल नेचर। बट वहीं पे कुछ फेनोमेनन जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये प्रूव करता है कि लाइट इज अ वेव। वेव का मतलब मूविंग डिस्टरबेंस, ऐसा डिस्टरबेंस जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है। When wave propagates, जब वेव प्रोपेगेट करता है तो पार्टिकल मूव नहीं करता है, बल्कि एक डिस्टरबेंस है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है। एक डिस्टरबेंस, एक पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, वो बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, और इस तरीके से एक डिस्टरबेंस है जो आगे जा रहा होता है। तो इस तरह के मूविंग डिस्टरबेंस को कहते हैं वेव। तो लाइट से रिलेटेड कुछ फेनोमेनन जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये प्रूफ करता है कि लाइट एक वेव है। वहीं पे लाइट से रिलेटेड कुछ फेनोमेनन जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्रूफ करता है कि लाइट एक पार्टिकल है। अब क्या कंक्लूड किया जाए, तो फिर कंक्लूजन आया डुअलिटी ऑफ लाइट। डुअलिटी ऑफ लाइट का मतलब हुआ लाइट हैज डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, इवन दो वी कैन नॉट ऑब्जर्व बोथ एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में दोनों को ऑब्जर्व हम नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए कंसेप्ट आया डुअलिटी ऑफ लाइट। तो सवाल था लाइट का नेचर क्या है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। लाइट हैज डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बढ़े कुछ लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पे बात करें तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। अब नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब है, क्योंकि लाइट एक वेव भी है। अब वेव दो तरह का होता है, कुछ वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जहां पे ऑसिलेशन, जहां पे वाइब्रेशन, जहां पे डिस्टरबेंस पार्टिकल का होगा, ऐसे वेव को कहते हैं मैकेनिकल वेव, द वेव विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। क्योंकि वहां पे ऑसिलेट कौन करेगा, पार्टिकल। तो ऐसा वेव जिसमें ऑसिलेशन यानी कि डिस्टरबेंस पार्टिकल का होता है, ऐसे वेव को कहते हैं मैकेनिकल वेव, जैसे कि साउंड वेव। वहीं पे कुछ ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे लाइट, लाइट जब ट्रेवल कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, यानी कि डिस्टरबेंस किसका हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इसीलिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है? लाइट इज एन नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। क्यों मीडियम नहीं चाहिए? क्योंकि व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स। जब लाइट प्रोपेगेट कर रहा होता है, जब लाइट वेव आगे जा रहा होता है, तो ऑसिलेशन यानी कि डिस्टरबेंस किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इसीलिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं है। अगला, लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में, एकदम खाली जगह में, और कितना होता है, 299792458 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, 3 लाख किलोमीटर। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, अच्छा लाइट एक रेडिएंट एनर्जी है, लाइट एक रेडिएशन है। क्लियर है? एमिट हो रहा है लाइट। जब भी हम पढ़ते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है, लाइट को रिलीज करता है,
तो लाइट एक रेडिएंट एनर्जी है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से रिलीज हो रहा होता है। अब एक ऑब्जेक्ट से जब एनर्जी रिलीज, जब एक ऑब्जेक्ट से जब एनर्जी रिलीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। अब ये एनर्जी अलग अलग वेवलेंथ में होता है। जो हम लोग लाइट देख रहे हैं इसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से बढ़ जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड, जिसको कि हम लोग देख नहीं पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई हमारा आईज इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और ऐसा वेव जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम हो, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम हो, इसी को हम लोग कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये वो रेज है, ये वो रेडिएंट वेव है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होता है, और 700 नैनोमीटर से ज्यादा इंफ्रारेड। तो ये जो 400 से 700 नैनोमीटर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा रेडिएंट एनर्जी, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हो, ऐसे वेव को हम कहते हैं लाइट वेव। क्लियर है? ये विजिबल लाइट है, इसी को हम देख पाते हैं। 400 नैनोमीटर से कम अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, इसको हम देख नहीं पाते हैं। 700 नैनोमीटर से ज्यादा इंफ्रारेड, इसको भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम ये वो वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम देख सकते हैं। क्लियर है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव यानी कि ऐसा वेव जहां पे ऑसिलेशन और वेव का प्रोपेगेशन दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव के प्रोपेगेशन के 90 डिग्री पे ऑसिलेट हो रहा होता है। जैसे मान के चलिए ये हाथ मेरा राइट हैंड इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और लेफ्ट हैंड इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है और मेरा जो डायरेक्शन है वो वेव का डायरेक्शन है। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है ऑसिलेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे एक स्ट्रिंग वेव, रस्सी पे जो एक वेव बनता है, एक ये रस्सी है, जब हम लोग जिम वगैरह में जब रोप पे वेव बनता है तो यहां पे आप देख सकते हैं ऐसे वेव। अच्छा, यहां पे हो क्या रहा है कि ये वेव किधर प्रोपेगेट कर रहा है? आगे। बट अगर हम ध्यान दें कि ये जो रस्सी का पार्टिकल है इसका ऑसिलेशन किधर हो रहा है? ऊपर नीचे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर। तो ऐसा वेव जहां पे ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो रहा हो, ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे रोप वेव, स्ट्रिंग वेव, जैसे वाटर वेव, पानी पे जब हम पत्थर मारते हैं पानी में जो वेव बनता है वो कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे जाता है और वेव आगे जा रहा होता है। तो अगर ऑसिलेशन का डायरेक्शन वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो रहा है तो ऐसे वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, तो वेव किधर प्रोपेगेट कर रहा है? जेड एक्सिस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर। अगला, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन कब तक? इन अ पर्टिकुलर मीडियम, जब तक लाइट किसी एक मीडियम के अंदर हो और वैक्यूम। सो मोशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसीलिए हम लाइट को कहते हैं, मोशन ऑफ लाइट को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्यों? बिकॉज लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज इट इज रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम। बट जैसे ही मीडियम चेंज होगा, एज द मीडियम ऑफ द लाइट चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल चेंज एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। लाइट का जो डायरेक्शन है वो दोनों मीडियम के बाउंड्री पे चेंज हो जाता है। तो लाइट कब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा? जब तक लाइट किसी एक मीडियम के अंदर हो, और इसीलिए हम लोग मोशन ऑफ लाइट को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। क्या क्या बात किए? सबसे पहला, लाइट एक नॉन मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विजिबल लाइट, जो लाइट हम देख पा रहे हैं, जो जिसको हम लोग लाइट कह रहे हैं, वेवलेंथ कितना होता है? 400 to 700 नैनोमीटर। और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और मोशन ऑफ लाइट को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। आगे हम लोग बात करें रे और बीम। रे क्या होता है? रे एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन जो हमको लाइट का रास्ता बताता है। अब जैसे बहुत बार हम लोग, अब मान के चलिए कॉपी में हमको दिखाना है कि एक बीकर में पानी भरा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे बीकर बनाते हैं और डॉटेड लाइन इंडिकेट करते हैं। डॉटेड लाइन बताता है कि ये जो पर्टिकुलर बीकर है इसमें कोई फ्लूइड प्रेजेंट है।
इसमें कोई लिक्विड प्रेजेंट है, क्लियर है। उसी तरीके से जब हमको दिखाना होगा कि भाई लाइट किधर जा रहा है, तो एक इमेजिनरी लाइन जो लाइट का रास्ता बताता हो, ऐसे इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं रे। तो रे क्या है? रे इज एन इमेजिनरी लाइन दैट शोज द पाथ ऑफ लाइट, जो हमको क्या बताता है? लाइट का रास्ता बताता है। अच्छा, रे से हमको लाइट का रास्ता तो पता चल जाता है। अब जैसे मान के चलिए दो कंडीशन ले रहे हैं, ए और बी। अब अगर हम पूछें कि ए में लाइट किधर से, ए पे लाइट का डायरेक्शन क्या है, तो हम कर क्या देंगे? राइट हैंड साइड। बी पे लाइट का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। लेकिन अगर हम सवाल आएगा इंटेंसिटी का कि कहां पे लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, तो सिर्फ रेज के हेल्प से, बस सिर्फ रे के हेल्प से ये बताना कि लाइट का इंटेंसिटी कहां ज्यादा है कहां कम है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम हेल्प लेते हैं बीम का। अब बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग कहते हैं बीम। अब बीम से हम लोग को दो बात पता चलता है। अब जैसे इसी में अगर हम थोड़ा सा इसको और इंप्रूव कर दें, ये ए और ये बी, अब देखिए अब हम बना दिए बीम, क्लियर है। अब अगर हम पूछें कि बताओ लाइट का इंटेंसिटी कहां ज्यादा है, तो दिखने से ही बहुत लोग तुरंत आंसर दे देंगे कि लाइट का इंटेंसिटी ए पे ज्यादा है, बी पे कम है। कैसे? तो नंबर ऑफ रेज काउंट कर दिए, यानी कि किसी बीम के अंदर नंबर ऑफ रेज जितना ज्यादा होगा वहां पे लाइट का इंटेंसिटी उतना ज्यादा। तो बीम के हेल्प से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी कंपेयर कर लेते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रेज। नंबर ऑफ रेज इन अ बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्लियर है। दूसरा, बीम अलग अलग तरह का हम लोग बताते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। पैरेलल बीम, वेयर ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, जिसमें सारा रेज पैरेलल है। पैरेलल बीम हम लोग कब ड्रॉ करते हैं? तो वी ड्रॉ पैरेलल बीम व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, या बहुत दूर से। जब लाइट बहुत दूर से आ रहा हो या इन्फिनिटी या बहुत दूर से आ रहा हो, तो हम लोग तब बनाते हैं पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम क्या है? A beam in which all the rays are parallel to each other, ऐसा बीम जिसमें सारा रेज एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे बीम को कहते हैं पैरेलल बीम। डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम कब बनाते हैं हम लोग? डाइवर्जिंग बीम हम तब बनाते हैं व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट नियर बाय सोर्स, जब लाइट किसी पॉइंट सोर्स से आ रहा है जो बहुत नजदीक में रखा हुआ है, तो हम लोग बनाते हैं डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम व्हेन ऑल द रेज आर सीम्स टू कमिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट, जब ऐसा लगता है कि सारा रेज एक ही पॉइंट से आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ ऑल द रेज इज डिफरेंट, सारे रेज का डायरेक्शन अलग अलग है, बट सारा रेज का ओरिजिन एक ही है। सब रेज जो है, लाइट रेज जो है, वो एक ही जगह से आ रहा है। तो ऐसे बीम को कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। बीम इन विच origin of all the rays are same, all the rays are seems to come from a single point, and this type of beam is called diverging beam. अगला तरह का बीम जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम, बीम इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑल द रेज इज डिफरेंट बट ऑल द रेज इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट। सारा रेज एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, सबका डायरेक्शन एक पॉइंट की तरफ है, डायरेक्शन अलग अलग है बट एक पॉइंट की तरफ है। ऐसे बीम को कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। कब बनाते हैं? जब लाइट कॉन्वेक्स लेंस से आ रहा हो, जब एक पैरेलल बीम कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रहा हो या फिर कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा हो। जब एक पैरेलल बीम कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रहा हो या कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो कैसा बीम बनाते हैं? कन्वर्जिंग बीम। तो रेज एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो हमको लाइट का रास्ता बताता है, और ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग कहते हैं बीम। बीम से हमको क्या क्या पता चला? बीम से हमको पता चला, पहला तो इंटेंसिटी कंपेयर कर पाए अलग अलग जगह का कि कहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है कहाँ इंटेंसिटी कम है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रेज। और दूसरा बीम से हम लोग को पता चल रहा है सोर्स, कि भाई लाइट आ कहाँ से रहा है। अगर पैरेलल बीम मतलब लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, अगर डाइवर्जिंग बीम मतलब लाइट पॉइंट नियर बाई सोर्स से आ रहा है, और अगर बीम कन्वर्जिंग है मतलब लाइट कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, एक पैरेलल बीम। क्लियर है? अगला अगर हम लोग बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद द ऑब्जेक्ट, एक कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किया। अब देखो होता क्या है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आएगा, व्हेन एवर लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो तीन चीज हो सकता है। क्या क्या? पहला एब्जॉर्प्शन, क्योंकि लाइट एक एनर्जी है तो वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा रिफ्लेक्शन, लाइट को बाउंस बैक कर दे। और तीसरा रिफ्रैक्शन, लाइट को पास होने दे बट उसका डायरेक्शन चेंज कर दे। तो व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन ऑन ऑब्जेक्ट,
आउट ऑफ द थ्री, ऑल द थ्री और एनी वन कैन हैपन। क्या क्या? या तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाए बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए, जो ऑब्जेक्ट है उसको लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, बाउंस बैक कर दिया, सबको वापस भेज दिया। तीसरा, या तो रिफ्रैक्शन हो जाए, लाइट को जाने दिया जाए बट उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड किए हैं तीन पार्ट में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ ऑल और मोस्ट ऑफ द लाइट टू ट्रेवल। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो लगभग सारे लाइट को या मोस्ट ऑफ द लाइट को पास होने दे, निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ all or most of the light to pass through it, that is why we can see clearly through transparent object। हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आसपास पूरे क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू इट, सिर्फ कुछ लाइट को पास होने देता है, जैसे टिश्यू पेपर, स्क्रैच ग्लास, ऑयली पेपर, बटर पेपर, ये सब क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो सिर्फ कुछ लाइट को पास होने देता है। और क्योंकि ये सिर्फ कुछ लाइट को पास होने देता है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन सी थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली। हम देख तो सकते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। और तीसरी तरह का ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट, जो लाइट को बिल्कुल ही नहीं पास होने देगा, blocks all the light passing through, जो लाइट को, the object that does not allow light to pass through it, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल पास होने ना दे। एंड बिकॉज ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, दैट इज व्हाई वी कैनॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। हम ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, ये सब रबर, ये सब क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इंट्रैक्शन के बेसिस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो मोस्ट ऑफ द लाइट या कहिए कि सारे लाइट को गुजरने दे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट जो सिर्फ कुछ लाइट को पास होने दे, और ओपेक जो लाइट को बिल्कुल भी पास होने नहीं दे। अब इसमें से किसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, किसके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन सी थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली, एंड वी कैन सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस। जब भी लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस से उसी मीडियम में चले जाना। उसी मीडियम में बोले हैं, उसी रास्ते में नहीं बोले हैं। जैसे मान के चलिए ये लाइट रेज आ रहा था यहां से, अभी कौन से मीडियम में है? एयर में है, यानी कि गैसियस मीडियम में है। ये गया, यहां टकराया। अब ये सॉलिड है तो कौन से मीडियम में जाने का कोशिश कर रहा है? सॉलिड मीडियम में। लेकिन ये जो सरफेस है ये लाइट को वापस से गैसियस मीडियम में ही भेज दिया। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट सोर्स से आ रहा है, लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। लाइट रे गोइंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, यार सॉरी, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। जो सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकरा रहा है, द पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे टकरा रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? An imaginary line that is drawn from point of incidence and perpendicular to the surface। एक इमेजनरी लाइन जो हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बनाते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, इस इमेजनरी लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल कोई रे नहीं है, याद रखिएगा, नॉर्मल इज एन इमेजनरी लाइन। कहां से ड्रॉ करते हैं? इट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको कहां से ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मन वैसे बना देंगे। दो क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। नॉर्मल इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पहला क्राइटेरिया, एंड द सेकेंड इज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल लाइन हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया? तो लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, इंसिडेंट रे। लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज।
an imaginary line drawn from point of incidence and perpendicular to the surface, normal. Angle between normal and incident ray, angle of incidence. Angle between normal and reflected ray, angle of reflection. तो ये सारा टर्म्स हम लोग को ध्यान में रखना है. जो सोर्स से आ रहा है इंसिडेंट रे, जिस पे टकराया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे बना रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पे टकराया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए जिसको हम कहते हैं नॉर्मल. क्लियर है? थोड़ा अगर और आगे बढ़ा जाए तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन, when a parallel beam of light incident on a smooth surface, when a parallel beam of light incident on a smooth surface, then after reflection all the reflected rays are parallel. रिफ्लेक्शन के बाद भी सारा रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है. जब एक पैरेलल इंसिडेंट बीम स्मूथ सरफेस से टकराता है, बिल्कुल चिकना सरफेस से, then after reflection direction of all the reflected rays is same, and this type of reflection is called regular reflection. याद रखिएगा, image is formed due to regular reflection. इमेज किसके वजह से बनता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से बनता है. irregular reflection क्या है? when a parallel beam, when parallel incident rays falls on rough surface, then after reflection direction of all the reflected rays is different. रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्शन अलग अलग होता है, एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज नहीं बनता है. नो इमेज इज फॉर्म्ड. नो इमेज इज फॉर्म्ड. तो इमेज किसके वजह से बनता है? इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? व्हेन द सरफेस इज स्मूथ. इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? व्हेन द सरफेस इज रफ. रेगुलर रिफ्लेक्शन कब? when a parallel incident beam falls on a smooth surface, then after reflection direction of all the reflected rays is parallel, and this type of reflection is called regular reflection. पैरेलल इंसिडेंट बीम अगर टकराया और टकराने के बाद सारा रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, तो ये कैसा रिफ्लेक्शन हो गया? ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन. लेकिन अगर पैरेलल इंसिडेंट बीम टकराया रफ सरफेस पे और सारे रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्शन अलग अलग, तो ये कैसा रिफ्लेक्शन कहलाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और इमेज बनता है ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन. आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो ये नहीं कि जिधर मन उधर रिफ्लेक्ट कर जाए, जैसे मन वैसे रिफ्लेक्ट कर जाए. लाइट कुछ रूल्स को फॉलो करता है. ये रूल्स हम नहीं सेट किए हैं, नेचर पहले से इस रूल को सेट किया हुआ है. तो व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस इट फॉलोज सम रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला लॉज क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस हर वक्त एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके किसके बीच का एंगल है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल. क्लियर है? दूसरा रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. याद रखिएगा, नॉर्मल कोई रे नहीं है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. तीनों जब भी होगा एक प्लेन में होगा. या तो तीनों एक्स वाई एक्सिस में होगा, वाई जेड एक्सिस में होगा, या एक्स जेड एक्सिस में होगा. तीनों जब भी होगा एक प्लेन में होगा. यही है सेकेंड लॉ. आगे हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे. अच्छा, अब जब भी हम लोग लाइट पढ़ेंगे, चाहे अभी पढ़ रहे हो या क्लास 7th में पढ़े हो, या फिर आगे हम लोग जब 10th में पढ़ेंगे या 12th में पढ़ेंगे, जब भी ये जो लाइट वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स. अब ऑप्टिक्स में बार बार एक चीज आएगा, इमेज फॉर्मेशन. तो इसीलिए इमेज कोई वैसे तो सेपरेट टॉपिक है नहीं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा सेपरेट करके पढ़ेंगे कि भाई आखिर इमेज होता क्या है ना, कैसे बनता है, ये सब कुछ. तो इमेज क्या है? इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग. यानी दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं. जैसे जब आप प्लेन मिरर के सामने ऐसे खुद को देखते हैं तो प्लेन मिरर में आपको आप ही के जैसा एक इंसान दिख रहा है. तो वो जो प्लेन मिरर में आपको दिख रहा है वो आपका रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन क्या उससे आप बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. क्या उसका बाल आप बना सकते हैं? नहीं. उसको हम सिर्फ देख सकते हैं. तो वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है? वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं. प्लेन मिरर के सामने ये मार्कर रख दिए तो प्लेन मिरर में भी हमको मार्कर दिखा.
लेकिन क्या उस मार्कर से हम लिख सकते हैं? क्या उस मार्कर में हम इंक भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इमेज। अब सवाल है इमेज बनता क्यों है? तो बड़ा सिंपल है। इफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अगर ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से डेविएट कर जाता है, देन इन दैट केस इमेज विल बी फॉर्म्ड। अगर ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाए, अब सवाल है क्यों डेविएट करेगा? तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए और या फिर लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाए। यही दो वजह है डेविएट होने का। तो इमेज क्यों बनता है? इमेज इज फॉर्म ड्यू टू डेविएशन ऑफ लाइट। अब डेविएशन क्यों होगा? ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर सामने मिरर है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस बैक कर देगा, और अगर सामने कोई लेंस है तो वो लाइट का रास्ता बदल देगा, यानी कि रिफ्रैक्ट कर देगा। अब चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो या रिफ्रैक्शन हो रहा हो, दोनों केस में हुआ क्या? लाइट का डेविएशन हुआ, और लाइट का डेविएशन हुआ तो क्या बनेगा? इमेज। तो हम ये भी कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज इज फॉर्म ड्यू टू डेविएशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्योंकि डेविएशन किस वजह से होगा? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से। अब इमेज कहां बनेगा? इमेज वहां बनेगा, ये बहुत जरूरी है। रे डायग्राम में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि इमेज कहां बनेगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर मिनिमम 2 डेविएटेड रेज मीट और अपीयर्स टू मीट। इमेज वहां बनेगा जहां मिनिमम 2 डेविएटेड रे मिला या मिलता हुआ अपीयर हो। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब जैसे देखिए, ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये मिरर है तो ये लाइट को क्या करेगा? यहां क्या होगा? लाइट का रिफ्लेक्शन। यहां डेविएशन किसके वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। और यहां लेंस है तो यहां लाइट का डेविएशन किसके वजह से होगा? रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट का रास्ता चेंज होगा। अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से निकलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, बहुत सारा रेज निकलेगा ऑब्जेक्ट से। हम लोग को बहुत सारे इंसिडेंट रे से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 2 इंसिडेंट रे से मतलब है। तो वो 2 इंसिडेंट रे हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुनेंगे, जिसका रिफ्लेक्टेड रे या जिसका रिफ्रैक्टेड रे बनाना हमारे लिए आसान हो। तो हम क्या किए, देख रहे हैं कि 2 इंसिडेंट रे टकराया। टकराने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यही तो डेविएटेड रे है। यही क्या है? डेविएटेड रे। अब ये डेविएटेड रे हम देख रहे हैं कि रियली में मिल रहा है एक जगह। तो क्योंकि डेविएटेड रे रियली में मिल गया तो यहां पे क्या बन गया? इमेज। आप देख सकते हैं इमेज। और क्योंकि डेविएटेड रे एक्चुअली में मिला है तो कैसा इमेज बना? रियल इमेज। यहां पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से निकला इंसिडेंट रे, ढेर सारा इंसिडेंट रे निकला, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 इंसिडेंट रे लिए क्योंकि 2 से ही अपना काम हो जाना है। तो ये 2 इंसिडेंट रे जैसे ही लेंस से पास हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है यही क्या है? डेविएटेड रे। डेविएटेड रे। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 डेविएटेड रे यहाँ पे रियली में मिल गया है। रियली में मिल गया है तो कैसा इमेज बना? रियल इमेज बना। रियल इमेज दिख रहा है कि भाई उल्टा होता है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो रियल इमेज कब बनता है? जब 2 डेविएटेड रे एक्चुअली में मिले। व्हेन 2 डेविएटेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, तब कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। अब इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर सामने मिरर है, इफ देयर इज मिरर, सो रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस एंड डेविएटेड रे विल बी रिफ्लेक्टेड रे। और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इफ देयर इज लेंस, सो रिफ्रैक्टेड रे विल बी डेविएटेड रे। क्लियर है? ये रिफ्रैक्टेड रे क्या है? डेविएटेड रे। अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, सामने कोई लेंस है, और अगर सामने मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर, तो लाइट का क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ही क्या है? डेविएटेड रे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 डेविएटेड रे एक्चुअली में मिला तो कैसा इमेज? रियल इमेज। अब वापस से यहाँ देखिए, यहाँ भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों डेविएटेड रे है ये रियली में कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि मिलता हुआ अपीयर होगा। तो मिलता हुआ अपीयर होगा तो कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। और जहाँ मिलता हुआ अपीयर हुआ वहाँ बन गया इमेज। तो यहाँ किस वजह से इमेज बन रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। अब सामने अगर कोई कॉनकेव लेंस हो तो ये लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। अब ये देखिए, ये पहला रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे। ये रियली में कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि मिलता हुआ अपीयर होगा। जहां मिलता हुआ अपीयर होगा वहीं पे बनेगा इमेज। और कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन।
एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधा दिख रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा कि भाई इमेज कितने तरह का होता है, दो तरह का। अब यहां से हमको एक और बात पता चल गया, इमेज कितने तरह का होता है, दो तरह का। कहां बनता है, जहां डेविएटेड रे एक्चुअली में मिले, जहां डेविएटेड रे एक्चुअली में मिले, या मिलता हुआ अपीयर हो, या मिलता हुआ अपीयर हो। अगर एक्चुअली में मिल रहा है तो रियल इमेज, अगर एक्चुअली में मिल रहा है तो रियल इमेज, और अगर मिलता हुआ अपीयर हो रहा है तो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा उल्टा, रियल इमेज हमेशा उल्टा, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, बट वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा। तो आई होप आपको इमेज में क्लियर हो गया होगा। तो यही है इमेज। इमेज कितने तरह का होता है, दो तरह का, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हर वक्त इरेक्ट, अच्छा चलो वो तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब थोड़ा सा हम लोग इसको रे डायग्राम से समझेंगे, और रे डायग्राम स्केल पे नहीं रहेगा, जब आप स्केल पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। देखिए, तो ये है, हम जानते हैं कि प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, तो ये है प्लेन मिरर। ये जो डॉटेड लाइन है ये बताता है पॉलिश्ड सरफेस, सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ये है पॉलिश्ड सरफेस, और ये है सामने वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम क्या किए कि ऑब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस लाइन बनाए जो मिरर के परपेंडिकुलर है, इसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है ताकि हमारे लिए बनाना आसान हो। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये है पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट, एक एरो से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो रेफरेंस लाइन बना लिए तो अपने लिए क्या हो गया भाई, इसका एरो वगैरह बनाना आसान, इसका रेफरेंस, ये है ऑब्जेक्ट। अब कहानी क्या है भाई कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और जहां मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रे मिले या मिलता हुआ अपीयर हो वहां पे इमेज बनेगा। अब दो रिफ्लेक्टेड रे के लिए कितना इंसिडेंट रे चाहिए, दो। तो ये रहा पहला इंसिडेंट रे जो मिरर से एकदम 90 डिग्री पे टकराया, और जिस रास्ते पर जा रहा था उसी रास्ते पर लौट गया। ये देखिए, तो ये मिल चुका है हम लोग को पहला रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, दो। कुछ लोग कहेंगे सर जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे क्यों लौट गया, क्योंकि ये मिरर से 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया, और जब भी कोई लाइट रे मिरर से 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री, यानी कि जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पर लौट जाएगा। अब ये हो गया पहला रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरा रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम लोग दूसरा इंसिडेंट रे बनाएंगे। तो ये गया दूसरा इंसिडेंट रे, मिरर से टकराया किसी एंगल आई पे, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर पे ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हम लोग को मिल चुका है सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। अब हम जानते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिले या मिलता हुआ अपीयर हो वहां इमेज बनेगा। अब आगे तो कहीं मिलने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा प्रोड्यूस करके देखते हैं कि भाई कहाँ मिल सकता है। तो इसको भी थोड़ा प्रोड्यूस किए, और पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे को भी थोड़ा प्रोड्यूस किए। जब हम इसको थोड़ा प्रोड्यूस किए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे मिल गया वहाँ पे बन गया इमेज, वहाँ पे क्या बन गया, इमेज। तो इस तरीके से, अच्छा इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियली में इंटरसेक्ट नहीं किया है, बल्कि इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हुआ है। और दूसरा इसलिए भी बिकॉज दिस इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, उस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर नहीं सकते हैं। दैट इज वाई इमेज कैसा है, वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि सीधा। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये देखिए मिरर है, सामने ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे क्या है, इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, तो साइज सेम है। और इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ साइड चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट का राइट, इमेज का लेफ्ट दिखता है, इमेज में लेफ्ट दिखता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज में राइट दिखता है। सो द फेनोमेनन बाय विच साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज इन इट्स इमेज, ऐसा फेनोमेनन जिसके वजह से ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइड इमेज में चेंज हो जाए, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो इमेज कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड।
क्लियर है? सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, और ये डे डायग्राम से हम लोग कंफर्म भी कर लिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब प्लेन मिरर का क्या क्या यूज होता है? तो इट इज यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास, आपके घर में भी होगा, देख रहे हैं ये चिंटू देख रहा है, खुद को खुश हो रहा है। अगला, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में इसका यूज होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ताकि फिर अंदर में लाइट कंसंट्रेटेड हो जाए। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है कैलिडोस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप बनाने में। कैलिडोस्कोप एक खिलौना है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसको बनाया जाता है, जिससे अलग अलग ब्यूटीफुल पैटर्न फ्रॉम कलर्ड पेपर, पीसेस ऑफ ग्लास और स्मॉल कलर बिट्स, अलग अलग ब्यूटीफुल पैटर्न हमको देखने को मिलता है। एक खिलौना है, क्लियर है? तो प्लेन मिरर का यूज ढेर सारा है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके। थोड़ा सा अब आगे बढ़ा जाए। अब ये लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अब एक बार रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया, इमेज बना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्टेड राइज फिर से रिफ्लेक्ट हो जाए, यहां पे आप देख सकते हैं दो मिरर है, तो अगर रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो जाए तो क्या बनेगा? इफ रिफ्लेक्टेड लाइट आर बीइंग रिफ्लेक्टेड अगेन, सो इट इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। लाइट रेज का बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगा मल्टीपल इमेज। यहां देख सकते हैं मल्टीपल इमेज। हम लोग सैलून में भी जाते हैं, सामने मिरर लगा है, पीछे मिरर लगा है, तो हमको हमारा ढेर सारा इमेज दिखता है। किस वजह से? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। सो ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल इमेज आर सीन। अच्छा, कितना इमेज बनेगा ये कैसे पता करें? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एम। एम का वैल्यू होता है m इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर। थीटा दो मिरर का एंगल है, एंगल बिटवीन टू मिरर। तो पहले हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे। अब थीटा अगर इवन है, थीटा का वैल्यू अगर इवन है, सिमेट्रिक यानी कि ऑब्जेक्ट अगर बीच में रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल अभी देंगे, अगर थीटा का वैल्यू इवन आए और ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के एग्जैक्ट बीच में नहीं है, तो भी नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू क्या होता है? 360 बाई थीटा माइनस 1। एग्जांपल के तौर पर अगर दो मिरर 90 डिग्री पे है, इफ टू मिरर इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ हम लोग m कैलकुलेट करेंगे। m इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री बाई थीटा, यानी कि 360 डिग्री बाई 90, तो कितना आया? 4। अब ऑब्जेक्ट चाहे दोनों मिरर के बीच में हो या एग्जैक्ट बीच में है तो सिमेट्रिक, बीच में नहीं है तो असिमेट्रिक। दोनों केस में नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। 360 डिग्री बाई थीटा कितना आया? 4। तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो अगर दो मिरर 90 डिग्री पे है तो m का वैल्यू कितना आया? 4। 4 कैसा नंबर है? इवन। कैसा नंबर है? इवन। अब चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो, दोनों मिरर के एग्जैक्ट बीच में हो, या असिमेट्रिक, दोनों मिरर के एग्जैक्ट बीच में नहीं हो, बोथ केस में नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? अब अगर 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू ऑड आ जाए, क्या आ जाए? ऑड आ जाए। अगर 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू आ जाए ऑड, तो अब क्या होगा? जैसे अगर हम बात करें कि थीटा अगर थीटा का वैल्यू है 72 डिग्री, तो यहां पे अगर मान के चलिए दो मिरर 72 डिग्री पे है। अब सबसे पहले m कैलकुलेट करेंगे। m इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 72, कितना आया? 5, 5 2 10, 5 7 35, तो कितना आया? 5। अब m का वैल्यू आया 5। अब चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में है तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक है, बिल्कुल बीच में नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5। तो अगर दो मिरर 72 डिग्री पे है और ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल बीच में है तो चार इमेज बनेगा, टोटल 4। और अगर दो मिरर 72 डिग्री पर है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में नहीं है तो कितना इमेज बनेगा? 5। तो ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं m का वैल्यू, m इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। अब अगर m का वैल्यू इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज m माइनस 1 यानी कि 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। और अगर m का वैल्यू ऑड आया तो हम लोग चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट बीच में है या नहीं है। बीच में है तो m माइनस 1, बीच में नहीं है तो n इज इक्वल टू m। जो m का वैल्यू है वही होगा नंबर ऑफ इमेज। क्लियर है? तो ये रहने वाला है फॉर्मूला।
अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें तो ये बार बार पूछा जाता है कि रे डायग्राम से बताओ कि दो मिरर 90 डिग्री पे है। अच्छा, दो मिरर 90 डिग्री पे है तो तीन इमेज बनेगा, ये तो हम लोग प्रूफ किए, क्योंकि m इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। तो पहले हम लोग 360 डिग्री बाई 90 तो कितना आया 4। अब क्योंकि 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू m-1, यानी कि 4-1 इज इक्वल टू 3। तो फार्मूला से तो 3 आ गया। अब रे डायग्राम से बताइए, तो ये देखिए मिरर 1, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है मिरर 2। अब ये है ऑब्जेक्ट और ये है आई का पोजीशन। तो किसी पर्टिकुलर आई के पोजीशन के लिए यहां तक कितना रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रहा है, तो ये देखिए यहां हुआ पहली बार रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के वजह से यहां, सॉरी यहीं से अब बता देते हैं पहले। देखिए पहले तो एक तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा, ये मिरर सीधे रिफ्लेक्ट किया, तो पहला रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन की वजह से यहां बना पहला इमेज। दूसरा, यहां से लाइट इधर भी तो जाएगा, तो यहां हुआ दूसरा रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से बना दूसरा इमेज। फिर ये रिफ्लेक्टेड रेज फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहां हुआ तीसरा रिफ्लेक्शन, इसके वजह से बना तीसरा इमेज, और फिर ये लाइट पहुंचा आंख तक। तो किसी पर्टिकुलर आई पोजीशन के लिए, किसी एक आई पोजीशन के लिए कितना इमेज दिखता है अगर दो मिरर 90 डिग्री पे है, तो 3, क्योंकि दो रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और एक तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के वजह से लाइट पहुंच रहा है किसी पर्टिकुलर आई पोजीशन तक। तो ये है रे डायग्राम। दोनों तरीके से हमको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। तो दो मिरर 90 डिग्री पे है तो रे डायग्राम से भी बता देंगे कि 3 इमेज बन रहा है, और फार्मूला से तो हम लोग बता ही सकते हैं, वो तो आसानी है। थोड़ा सा आगे बढ़े, कैलिडोस्कोप अभी बात किए थे, एक खिलौना होता है विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैलिडोस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें होता क्या है, 3 प्लेन मिरर का स्ट्रिप होता है, पतला पतला 3 प्लेन मिरर, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पे रहता है, 60 डिग्री, क्लियर है। अब इस तीनों प्लेन मिरर को हम एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के ट्यूब के अंदर रख देते हैं, सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर। अब इस सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब के एक हिस्से पे, एक एंड पे एक कार्डबोर्ड डिस्क लगाते हैं जिसमें एक होल है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे पहले तो एक ग्लास प्लेट लगाते हैं, ग्लास डिस्क, ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, ग्लास डिस्क। और उसके नीचे एक प्लेन मिरर लगाते हैं, उसके नीचे एक प्लेन मिरर लगाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर के ऊपर हम लोग कुछ पीसेस ऑफ बैंगल्स, चूड़ी का टूटा छोटा टुकड़ा रख देते हैं। अब क्या होगा, जब भी लाइट आएगा, और ये प्लेन मिरर, ये नीचे यहाँ प्लेन मिरर है जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बैंगल्स रखा हुआ है, छोटा छोटा चूड़ी का टुकड़ा। तो जब भी लाइट यहाँ से टकराएगा तो इसके ऊपर 3 मिरर है, तीनों मिरर से जब लाइट टकराएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगा मल्टीपल इमेजेस, और हमको एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलता है, कुछ ऐसे, ये अलग अलग। देखिए ये तो आपको बाजार में मिल जाएगा ऐसा ऐसा खिलौना, ये है आई पीस, और इधर रखा होता है चूड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा, और ये ढेर सारा। बार बार हम लोग इसको सेक करेंगे तो बार बार जो है उसका पैटर्न बदलेगा, चूड़ी का पैटर्न बदलेगा, और बार बार चूड़ी का पैटर्न बदलेगा। तो बार बार हम लोग को जब इस आई होल से हम लोग देखेंगे तो हम लोग को अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है। ये है कैलिडोस्कोप विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से एक और डिवाइस होता है पेरिस्कोप। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें एक ऐसा ट्यूब होता है जिसमें 2 प्लेन मिरर 45 डिग्री के एंगल पे होता है, एक ये और एक ये, और इससे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं विच इज आउट ऑफ आवर साइट ऑफ विजन, जो हमारे साइट ऑफ विजन में नहीं है। ऑब्जेक्ट से लाइट आया, ये हुआ पहली बार रिफ्लेक्शन, और फिर यहां हुआ दूसरी बार रिफ्लेक्शन। पहले ये प्लेन मिरर इमेज बनाएगा, फिर ये इमेज, इसका इमेज ये बनाएगा, और फाइनली यहां से हम लोग उसको देख पाएंगे। तो पेरिस्कोप, इट इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आर्मी यूज करती है, सबमरीन में इसका यूज होता है। सबमरीन पानी के अंदर है, देखना है कि भाई सरफेस के ऊपर कोई जहाज वगैरह है या नहीं है, तो पेरिस्कोप ऐसे निकला रहता है, क्लियर है यहां से। तो पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं विच इज आउट ऑफ आवर साइट ऑफ विजन, जो हमारे साइट ऑफ विजन में नहीं है। एंड पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मेनली 2 मिरर होता है एट 45 डिग्री एंगल। तो इमेज फॉर्म बाय 1 मिरर विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर। एक मिरर जो इमेज बना रहा है ये दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और फिर
ये उसका इमेज बनाता है और फिर दैट इमेज इज विजिबल टू अस। क्लियर है? तो ये जो दो डिवाइस हम लोग पढ़े, चाहे कैलिडोस्कोप हो गया या पेरिस्कोप हो गया, क्लियर है, बोथ द डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कैलिडोस्कोप में टोटल 3 प्लेन मिरर होता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर होता है 45 डिग्री के एंगल पे। कैलिडोस्कोप बेसिकली एक टॉय है, खिलौना है, और पेरिस्कोप बेसिकली एक डिवाइस है विच इज यूज्ड बाय army, which is used by submarine, which is used in submarine to see the object which is out of the range of vision, जो range of vision में नहीं है। क्लियर है? अब देखिए प्लेन मिरर से रिलेटेड कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछने को मिलता है कुछ बुक में, जैसे एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ प्लेन मिरर एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन मिरर के तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर सीज द इमेज, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यहां कोई है आप ही के जैसा, वो इसको देख रहा है। एट व्हाट स्पीड विल इमेज अप्रोचेस द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ये किस स्पीड से अप्रोच कर रहा होगा। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट स्पीड इज इक्वल टू होता है इमेज स्पीड। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इमेज भी कितने स्पीड से अप्रोच कर रहा होगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Why? Because for a plane mirror, object distance is equal to image distance. Object distance image distance के बराबर होता है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वही इमेज का स्पीड होगा। यानी अगर सामने प्लेन मिरर है, हम 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, तो मेरा इमेज भी कितने मीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा, 20 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? बड़ा सिंपल आंसर हम लोग करेंगे। अब यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर इफ द मिरर इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है और बोला गया है कि मिरर, इस बार ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है बल्कि इस बार मिरर जो है वो एक्स डिस्टेंस मूव कर गया है थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द इमेज मूव। तो याद रखिएगा अगर मिरर एक्स डिस्टेंस मूव करेगा तो इमेज कितना डिस्टेंस मूव करेगा, इमेज जो है वो मूव करेगा 2x डिस्टेंस। इमेज कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 2x। ये था ऑब्जेक्ट, ये बन रहा था इमेज। अगर हम प्लेन मिरर को x डिस्टेंस आगे ले गए तो इमेज कितना डिस्टेंस आगे चला गया, 2x। तो दो कंडीशन, अगर मिरर रुका हुआ है और ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस जाएगा तो इमेज भी x डिस्टेंस जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और प्लेन मिरर मूव कर रहा है तो प्लेन मिरर अगर x डिस्टेंस आएगा तो ऑब्जेक्ट 2x। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर ऑब्जेक्ट, अगर प्लेन मिरर स्टेशनरी है यानी कि प्लेन मिरर रुका हुआ है और अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस मूव किया तो इमेज भी x डिस्टेंस मूव करेगा। बट इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो अगर प्लेन मिरर x डिस्टेंस मूव करेगा तो इमेज कितना मूव करेगा, 2x डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये तो कहानी था प्लेन मिरर का। अब हम लोग बात करेंगे कर्व मिरर। कर्व मिरर यानी कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, बिल्कुल स्मूथ एंड स्ट्रेट। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर इज स्मूथ एंड स्ट्रेट। लेकिन कर्व मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड। दो तरीके का होता है, अगर बाहर की तरफ कर्व्ड हो तो कॉन्वेक्स मिरर, अगर अंदर की तरफ कर्व्ड हो तो कॉनकेव मिरर। क्लियर है? तो कर्व मिरर कितने तरह का, दो तरह का। अच्छा देखिए इसमें अंतर देखिए, ये तो रियल इमेज है। जब हम लोग कॉपी पे रिप्रेजेंट करते हैं 2D में तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर की तरफ कर्व्ड कॉनकेव मिरर, बाहर की तरफ कर्व्ड कॉन्वेक्स मिरर। The mirror whose reflecting surface is curved inward, concave mirror. The mirror whose reflecting surface is curved outward, called convex mirror. थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? Why? Because when a parallel beam of light, when a parallel beam are called converging mirror because their inward curving surface reflect. When a parallel rays, when a parallel beam of light falls on concave mirror, then after reflection all the reflected rays meet are converged, सारे reflected ray को converge कर दिया जाता है, and that is why concave mirror is called converging mirror. Concave mirror are called converging mirror because their inward curving surface, इसका जो inward curve surface होता है
reflect parallel light rays and bring them together at a single focal point. पैरेलल लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है और इसको एक सिंगल फोकल पॉइंट पे लेकर के चला आता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो लाइट को कन्वर्ज कर देता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इफेक्टिवली कन्वर्जिंग द लाइट. जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे गिरता है तो कॉनकेव मिरर का जो इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की तरफ कर्व जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इस लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक सिंगल फोकल पॉइंट की तरफ डाइवर्ट कर देता है, सबको एक पॉइंट की तरफ भेज देता है. इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर. वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा काम करता होगा. कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज देयर आउटवर्ड कर्विंग सरफेस, इसका जो आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट रिफ्लेक्ट पैरेलल लाइट रेज आउटवर्ड कॉजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट. ये पैरेलल लाइट रेज, ये देखिए ना, ये सारा लाइट रेज आपस में पैरेलल है ना, इसको वो फैला दिया, एक को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, एक को इधर, इसको एक को इधर, सबको फैला दिया, कॉजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट और डाइवर्जेस एज इफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ फोकल पॉइंट बिहाइंड द मिरर. ऐसा लग रहा है कि ये सारा लाइट रेज किसी एक पॉइंट से आ रहा है, ये सारा रिफ्लेक्टेड रेज किसी एक पॉइंट से आ रहा है, यानी कि सबको फैला दिया. ऐसा लग रहा है कि सब किसी एक पॉइंट से आ रहा है, और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है. क्लियर है? तो कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं बिकॉज इट कन्वर्जेस लाइट रेज, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट रेज, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है. अब सवाल है कॉनकेव मिरर का यूज क्या है. तो कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग व्हीकल्स के हेडलाइट में करते हैं. क्यों? क्योंकि व्हीकल्स के हेडलाइट में जब जो बल्ब है उसको हम लोग कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखते हैं, और जैसे ही लाइट रेज निकलता है तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको मिलता है इससे, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है. तो हेडलाइट टू क्रिएट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड एट द फोकस, पीछे की तरफ कॉनकेव मिरर लगा होता है, और बल्ब को कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं कि बल्ब कॉनकेव मिरर के कहां पे आ जाए, फोकस पे आ जाए, ताकि बल्ब से निकला हुआ जो लाइट रे है वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद पैरेलल रेज मिल जाए, एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट. इसके अलावा कॉनकेव मिरर का जो अगला यूज होता है वो होता है एज अ सेविंग मिरर, एज अ मेकअप मिरर. क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज, बड़ा और सीधा इमेज बनाता है. तो जब भी मेकअप करना हो या सेविंग करना हो तो हम लोग को क्या चाहिए होता है कि भाई इमेज थोड़ा बड़ा दिखे, ताकि गलत जगह लिपस्टिक ना लग जाए, गलत जगह ब्लेड ना चल जाए, तो बड़ा दिखे और सीधा दिखे. और बड़ा और सीधा इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर और मेकअप मिरर, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कि अपना जो फेस है उसको रखते हैं बगल में, जो कि मिरर के और मिरर का जो फोकस है उसके बीच में आ जाए. तभी कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड और सीधा, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट. अगर हम दूर रख लें अपना फेस को तो फिर उल्टा बना देगा इमेज. क्लियर है? तो जो कॉनकेव मिरर होता है इसको कुछ इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि हमारा जो फेस है वो इस मिरर के फोकस और इस मिरर के बीच में आ जाए. यहां अगर फोकस है तो मेरा फेस इस मिरर के फोकस और मिरर के बीच में हो, ताकि ये मिरर कैसा इमेज बनाए, मैग्नीफाइड और इरेक्ट. क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बात करें तो हाँ, इसका यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप में, कॉनकेव मिरर का. क्यों माइक्रोस्कोप में? यहां पे देखिए कॉनकेव मिरर, ताकि सनलाइट को कन्वर्ज करके एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट किस पे गिरे, स्पेसिमेन पे गिरे, जो इसको हम देख रहे हैं. तो माइक्रोस्कोप में टू कंसंट्रेट एंड डायरेक्ट लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ऑन टू द स्पेसिमेन, जो बाहर से जो लाइट सोर्स आ रहा है, सनलाइट हो या कुछ भी हो, उसको कंसंट्रेट कर देता है कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है. तो कन्वर्ज करके एक पावरफुल लाइट हमको कहाँ मिलता है, स्पेसिमेन पे, ताकि हम स्पेसिमेन को क्लियर एकदम अच्छे से देख सकें. आगे इसका यूज किया जाता है सोलर फर्नेस में. क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर सन से आने वाले रेडिएशन को, हीट रेडिएशन और लाइट रेडिएशन को कन्वर्ज करता है एक सिंगल पॉइंट पे, ताकि उस सिंगल पॉइंट पे हमको ज्यादा हीट मिल सके. बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंसंट्रेट पैरेलल लाइट रेज ऑफ सनलाइट टू अ सिंगल फोकल पॉइंट,
टू जनरेट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एट दैट पॉइंट, ताकि उस पॉइंट पे कैसा टेम्परेचर हो, एक्सट्रीमली बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए जिससे हम खाना बनाते हैं। तो सोलर फर्नेस में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है टेलीस्कोप में, वो डिवाइस जिसका यूज करके हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं। टू गैदर एंड फोकस लाइट फ्रॉम डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, कोई दूर से जो लाइट आ रहा है उसको फोकस करने के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर लगाते हैं, फिर सामने प्लेन मिरर होता है, फिर आईपीस के अंदर लेंस होता है जिससे फिर हम देख पाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग अलग अलग जगह करते हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का होता है, क्योंकि ये मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है। अगला दूसरे तरह का मिरर कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? एज अ रेयर व्यू मिरर। ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, गाड़ी वगैरह में हम लोग पीछे देखने के लिए, ड्राइवर्स मिरर भी इसको कहते हैं, पीछे देखने के लिए, रेयर व्यू मिरर, पीछे देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े एरिया का, देखिए ना कितना जगह का इमेज बना दिया। बिकॉज इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ वाइडर एरिया, एक तो सीधा इमेज बनाता है और एक बहुत बड़े एरिया का इमेज बना देता है। एंड दैट इज वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर। गाड़ी वगैरह में, बाइक में लगा होता है पीछे देखने के लिए, ताकि हम ट्रैफिक को देख सकें, पीछे का ट्रैफिक। अगला इसका यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। अब स्ट्रीट लाइट में इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ताकि ये लाइट को क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे, और लाइट जो है वो फैल जाए। स्ट्रीट लाइट है ना भाई, तो स्ट्रीट लाइट एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रीट लाइट के पीछे हम लोग लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ताकि लाइट जो है जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर से टकराए तो वो फैल जाए और एक बहुत वाइडर एरिया इल्यूमिनेटेड हो, लाइट जो है वो एक बहुत बड़े एरिया तक फैले, क्योंकि भाई स्ट्रीट लाइट है। आगे हम लोग बात करें तो अगला फेनोमेनन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट का रास्ता बदल जाता है। अच्छा, लाइट का रास्ता कहां बदल रहा है? बढ़िया से देखिए तो, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। तो इसको हम लोग डिफाइन भी ऐसे करते हैं, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रहा होता है तो लाइट का जो रास्ता बदल जाना है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन कब होगा? व्हेन लाइट पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर के गुजरे, क्योंकि ओपेक तो लाइट को क्या कर देगा? रिफ्रैक्ट कर देगा। अच्छा, जब लाइट रिफ्रैक्ट होता है ना, तो वो यहां भी कुछ लॉ को फॉलो होता है। जैसे पहला, अगर कोई लाइट रे जा रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में, रेयरर यानी कि ऑप्टिकली रेयरर का बात कर रहे हैं, और डेंसर यानी कि ऑप्टिकली डेंसर। तो अगर कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, जैसे कि एग्जांपल एयर से जा रहा है वाटर में, एयर रेयरर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम जहां लाइट, वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा हो, और डेंसर मीडियम यानी कि वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कंपैरेटिवली कम हो। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल के तरफ बेंड कर जा रहा है। देखिए ये जा रहा था ऐसे, ये ऐसे जा रहा था, लेकिन रेयरर से डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल के तरफ बेंड कर गया। जैसे एयर से वाटर में जाएगा तो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगा, एयर से ग्लास में जाएगा तो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगा। क्लियर है? वाटर से ग्लास में जाएगा, क्योंकि वाटर और ग्लास में, वाटर क्या हो गया? रेयरर मीडियम, और ग्लास क्या हो गया? डेंसर मीडियम। तो जिस दो मीडियम में लाइट जा रहा है, एक जिससे आ रहा है और दूसरा जिसमें लाइट जाएगा, उन दोनों मीडियम में जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा वो रेयरर मीडियम, और जिसमें लाइट का स्पीड कम वो डेंसर मीडियम। उसी तरीके से जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा होता है, डेंसर से रेयरर मीडियम, जैसे कि लाइट अगर वाटर से जा रहा है एयर में, तो क्या होता है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, जा तो रहा था ऐसे लेकिन नॉर्मल से दूर चला गया। ये देखिए, यही तो है नॉर्मल, ये कौन सा लाइन है? नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चला गया, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट नॉर्मल से, नॉर्मल के तरफ कब आएगा? जब रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा हो, और नॉर्मल से दूर कब जाएगा? जब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा हो। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेंस। अब लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है दैट इज बाउंडेड बाय वन और टू कर्व सरफेस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम बाउंडेड बाय वन और टू कर्व सरफेस, आउट ऑफ विच वन और बोथ द सरफेस आर कर्व्ड। अब ये भी एक लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
ये भी एक लेंस है प्लेनो कॉनकेव लेंस, और ये भी एक लेंस है जिसका दोनों सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड हो, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका दोनों सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो, कॉनकेव लेंस. So there are different types of lens. That is bounded. Lens is a transparent material medium bounded by two surface, दो surface. इन दोनों surface में या तो दोनों या दोनों में से कोई एक कर्व्ड होना चाहिए. ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम को हम लोग कहते हैं लेंस. और लेंस का काम क्या होता है? लाइट को डेविएट करना, यानी कि लाइट को रिफ्रैक्ट करना, लाइट के रास्ते को चेंज करना. द फंक्शन ऑफ लेंस इज टू डेविएट द लाइट. और किस तरह का डेविएशन? रिफ्रैक्शन. अब मेनली दो लेंस पे हमारा फोकस होगा. एक बाई कॉन्वेक्स लेंस. बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या? लेंस हुज बोथ द सरफेस आर इक्वली कर्व्ड आउटवर्ड. सिर्फ आउटवर्ड कर्व नहीं, बल्कि इक्वली, जितना कर्वेचर इसका है उतना ही कर्वेचर इसका होगा. इट इज द लेंस हैविंग टू आइडेंटिकल कॉन्वेक्स सरफेस एंड इट आइडेंटिकल कॉन्वेक्स सरफेस. आइडेंटिकल, जितना कर्वेचर इसका उतना ही कर्वेचर इसका. एंड इट इज थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट कॉर्नर. मिडिल में दिख रहा होगा थिक, और कॉर्नर में क्या है? थिन. ऐसे लेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस. अगर भाई सिंपली बाहर की तरफ कर्व्ड है, एक ज्यादा एक कम, तो कॉन्वेक्स लेंस. और अगर इक्वली कर्व्ड है, जितना कर्व्ड ये उतना ही कर्व्ड ये, तो इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस. लेंस हैविंग टू आइडेंटिकल कॉन्वेक्स सरफेस. ये भी कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स, और जितना कॉन्वेक्स ये उतना ही कॉन्वेक्स ये. आइडेंटिकल कॉन्वेक्स सरफेस, थिकर एट मिडिल, थिनर एट कॉर्नर. ऐसे लेंस को कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस. उसी तरीके से बाई कॉनकेव लेंस. लेंस हुज बोथ द सरफेस आर हैविंग, लेंस हैविंग आइडेंटिकल कॉनकेव. जितना कर्व ये है उतना ही कर्व ये है. लेंस हुज बोथ द सरफेस आर इक्वली कर्व्ड इनवर्ड. इक्वली अंदर की तरफ कर्व्ड है. या लेंस हैविंग टू आइडेंटिकल कॉनकेव सरफेस. ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है. जितना कर्वेचर इसका उतना ही कर्वेचर इसका. इसको कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस. अगर सिंपली अंदर की तरफ कर्व्ड होता, एक ज्यादा एक कम, तो कॉनकेव लेंस. और अगर जितना कर्वेचर इसका उतना ही कर्वेचर इसका, तो बाई कॉनकेव लेंस. क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. क्यों? वाई कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड, यहां गलती से लिख दिया गया है डाइवर्जिंग लेंस, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेंगे. कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. अब कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज passes through convex lens, then after refraction all the rays converges at a single focal point. All the rays converges to a point on the principal axis. Hence convex lens is called converging lens. जब convex lens से parallel incident ray गुजरता है, when parallel incident ray passes through convex lens, ये when incident ray parallel to principal axis, sorry, ये जो बीच में जो लाइन है ये है principal axis, यानी वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है एकदम मिरर के 90 डिग्री पे. तो when light rays parallel to principal axis passes through convex lens, then after refraction all the light rays converges or meet at a point on principal axis. principal axis के किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिलता है, and that is why convex lens is called converging lens. याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. उसी तरीके से कॉनकेव लेंस आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं बिकॉज व्हेन अ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज passes through concave lens, then after refraction they appears to diverge from the point. ऐसा लग रहा है कि ये सारा लाइट रेज देखिए ना डाइवर्ज हो गया है. They appears to diverge from a point. ऐसा लग रहा है सब किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, यहां से सब डाइवर्ज हो रहा है, जबकि ये ऐसे गया और यहीं से चला गया, ये ऐसे आया यहीं से चला गया, ये यहाँ आया यहाँ से इधर चला गया, ये आया इधर से यहाँ चला गया, सबको फैला दिया. लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सारा लाइट रेज ना यहाँ कहीं से निकल रहा है, हालांकि रियली में नहीं निकल रहा है,
बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां कहीं से निकल रहा है, एंड दैट इज व्हाई कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन वहीं पे कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कॉनकेव लेंस को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। ये रहा कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है और क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। थोड़ा सा आगे बढ़े, मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म। सबसे पहला टर्म, लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म। सबसे पहला टर्म ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में वो पॉइंट होता है जहां से कोई लाइट रे गुजर जाता है बिना डेविएशन के। क्लियर है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे पासेस थ्रू विदाउट एनी डेविएशन। इसके अलावा अगर लाइट रे कहीं से भी पास होगा तो उसमें डेविएशन होगा, क्योंकि भाई लेंस है, इसका काम ही क्या है? लाइट को डेविएट करना। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से कोई भी इंसिडेंट रे गुजर जाता है विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के। ऐसे लाइट रे, ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगला है फोकस। क्लियर है? अब फोकस क्या है? फोकस, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस actually meet at a point on principal axis or appears to meet at a point on principal axis, और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। लेंस से पास अगर कोई पैरेलल रेज लेंस से पास होने के बाद रियली में किसी पॉइंट पे जाकर मिल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे जाकर के, या मिलता हुआ अपीयर हो, रियली में कहीं नहीं मिला है, ये देखिए ना, ये रियली में कभी मिलेगा, लेकिन मिलता हुआ अपीयर हो, महसूस हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो एक्चुअली में मिलेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का कैसा फोकस होता है? कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के पास रियल फोकस। और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के पास कैसा फोकस? कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्वेक्स लेंस हैव वर्चुअल फोकस, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में नहीं मिल रहा है, बल्कि मिलता हुआ अपीयर हो रहा है। तो ये कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एक्चुअली में मिल रहा है, तो कैसा फोकस है? रियल फोकस। क्लियर है? तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन आइदर मीट एट अ फिक्स पॉइंट ऑन द एक्सिस और appears to come from a fixed point। ऐसा लग रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से आ रहा है, या तो फिक्स पॉइंट पे मिल रहा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या तो appears to come from a fixed point, appears to come from a fixed point, and this point is called focus। कॉन्वेक्स लेंस रियल फोकस क्योंकि एक्चुअली में मिला, कॉनकेव लेंस वर्चुअल फोकस क्योंकि मिलता हुआ अपीयर हुआ। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बात करें तो फोकस हो गया। फोकस के बाद अगला है हमारा फोकल लेंथ। सिंपल है कि भाई फोकस से जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगला है फोकल प्लेन। एक प्लेन जो फोकस से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे ही प्लेन को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। प्लेन है एक जो फोकस से गुजर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। आगे अगर हम लोग बात करें रे डायग्राम, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने, अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे इमेज का पोजीशन भी चेंज होता है। कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कैसा बनता है? रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और फोकस पे इमेज कहां बना? फोकस पे। कैसा बना? रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है, यानी कि जितना फोकल लेंथ है उसके दोगुने डिस्टेंस पे है, 2f पे है, तो इमेज भी कितना कहां बनता है? 2f पे। सेम साइज और रियल और इन्वर्टेड। रियल यानी कि जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं।
अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो इमेज कैसा, रियल, इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये देखिए बड़ा बना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। और अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, फोकस और लेंस के, ये देखिए ये है फोकस, फोकस और लेंस के बीच में है तो इसका वर्चुअल इमेज बनता है मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बहुत लोगों को इसमें थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बुक में ये बस ऐसे दे दिया गया है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे 10th में तो इसका आपको प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल से आप इसको समझेंगे और प्रॉपर रे डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए बस हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए इमेज कहां बनेगा और इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो आपको दिख रहा है जो बोल्ड मार्क है, ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन है। तो फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट image is also formed at different position and the nature of image is also different। अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए इमेज अलग अलग जगह बनता है और इमेज का अलग अलग नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में है तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज का बनता है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे कि भाई यूज क्या क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला इसका यूज करते हैं हम लोग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, किसी भी चीज को मैग्नीफाई करने के लिए। दूसरा इसका यूज किया जाता है व्हीकल्स के हेडलाइट में, टॉर्च में। क्यों? क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्ज करता है एंड इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट। इसके अलावा इसका यूज करते हैं हम लोग आई ग्लासेस। एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, अभी तुरंत पढ़ेंगे कुछ देर बाद। हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, यानी कि दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो उसके चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। जितना उसका दिक्कत है उस हिसाब से पावर का उसको लेंस लगाया जाता है चश्मा में। उसी तरीके से इसका यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का माइक्रोस्कोप में, टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, किसी ताकि डिटेल व्यू मिल सके। प्रोजेक्टर में इसका यूज किया जाता है, सिनेमा हॉल और अलग अलग जगह कॉन्वेक्स लेंस का प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है। कैमरा वगैरह में यूज किया जाता है लाइट को फोकस करने के लिए सेंसर पे। अब बात करेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ किया जाता है, दरवाजे में, पीप होल्स में। जो हमारा घर का मेन दरवाजा होता है उसमें पीप होल्स, छोटा सा देखने के लिए, ताकि भाई कौन गेट खटखटा रहा है, कौन आए हैं, मामा जी आए हैं कि मौसा जी आए हैं, गेट खोलना है या नहीं खोलना है, गेट खोल के वेलकम करना है या बोल देना है कि पापा अभी घर में नहीं है, तो देखने के लिए। क्यों? अब देखिए ये है विजुअल, आप लोग के घर के में भी लगा होगा। तो पीप होल्स में इसका यूज किया जाता है क्योंकि एक वाइड एरिया का व्यू मिलता है, इरेक्ट इमेज मिलता है, एक बहुत बड़े एरिया का व्यूज मिल जाता है। इस छोटे से जगह में, इस छोटे से देखने से हमको पूरे बहुत बड़े एरिया का एक इमेज बन गया, तो कोई छुप भी नहीं सकता इधर उधर। इसके अलावा इसका यूज, एक बीमारी होता है मायोपिया, जिसमें नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। तो ऐसे लोगों का जिसको नज़दीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, कहते हैं मायोपिक पर्सन, और उनके चश्मा में भी इसका यूज़ किया जाता है फॉर करेक्शन। क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसका यूज़ फ्लैश लाइट में करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं फ्लैश लाइट में। आगे हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसका दोनों सरफेस, इंसिडेंट सरफेस जिस पे लाइट टकरा रहा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इमर्जेंट सरफेस जिससे लाइट निकल रहा है, दोनों सरफेस पैरेलल हो। अब जब लाइट ग्लास स्लैब से पास करता है तो आप देख सकते हैं ये है इंसिडेंट रे और ये है इमर्जेंट रे, दोनों आपस में पैरेलल होता है। कुछ टर्म्स को हम लोग समझेंगे इसमें तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, हाँ, तो जो लाइट रे आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। यहां पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, क्योंकि लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में, और एयर से ग्लास में, यानी लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में, रेयरर से डेंसर मीडियम में। और जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये कौन सा लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे जैसे ही यहां आया, यहां फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, यहां किधर से किधर, डेंसर से रेयरर,
और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये कौन सा रे हो गया? इमर्जेंट रे। रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, इंसिडेंट रेस। रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड रेस। रेस कमिंग फ्रॉम ग्लास स्लैब, इमर्जेंट रे। अब यहां क्या होता है, जितना डेविएशन, जितना ज्यादा लाइट इधर बेंड करता है निकलने के वक्त उतना ही उधर बेंड कर जाता है। तो यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन 0 हुआ। क्यों? क्योंकि ये है इंसिडेंट रे, लाइट ऐसे जा रहा था। तो ये है इमर्जेंट रे। क्योंकि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होता है तो यहां पे लाइट का कोई डेविएशन नहीं हुआ। लाइट ऐसे जा रहा था बिल्कुल इस डायरेक्शन में, ग्लास स्लैब की वजह से लाइट थोड़ा सा इधर हो गया और फिर इधर जाने लगा। तो यहां पे लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, पहले भी ऐसे जा रहा था, अभी भी ऐसे ही जा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता शिफ्ट हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें हम लोग को टर्म्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो लाइट रे आ रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्टेड रेज। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट कमिंग फ्रॉम ग्लास स्लैब, इमर्जेंट रे। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर है? ये सब टर्म्स ध्यान में रखेंगे। और क्या ध्यान में रखेंगे? इंसिडेंट रे, अच्छा अगर भाई ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे निकल जाता, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो ये प्रोजेक्टेड रास्ता है इंसिडेंट रे का और ये ओरिजिनल रास्ता है इमर्जेंट रे का। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो जब लाइट ग्लास स्लैब से पास होता है तो क्या क्या होता है? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर ऑलवेज पैरेलल। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कैसा होता है? पैरेलल होता है। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल है, और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों इक्वल होता है, इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? 0 डिग्री। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। चलिए, ह्यूमन आई के बारे में कुछ बेसिक बात जैसे हम लोग करें। पहला, ह्यूमन आई स्फेरिकल शेप का होता है। ये जो आपको दिख रहा है ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक स्फेरिकल शेप का होता है। ये तो सिर्फ टोटल आई का हमको 20% दिख रहा है। तो ह्यूमन आई स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका डायमीटर होता है 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। ये लोकेटेड होता है आई ऑर्बिट में। ये जो हमारा फेशियल बोन है, इस टोटल 14 फेशियल बोन होता है। इस 14 फेशियल बोन के बीच में एक आई ऑर्बिट होता है, ग्रुप्स होता है, खांचा होता है, और इसी खांचा के अंदर लैक्रिमल बोन के अंदर एक आई ऑर्बिट है, और इसी आई ऑर्बिट में लोकेटेड होता है हमारा आंख। जो आंख का पार्ट आपको दिख रहा है वो टोटल ह्यूमन आई का सिर्फ 1/5 है। रेस्ट यानी कि सिर्फ 20% है, रेस्ट 80% पीछे है। यानी कि ये आंख है तो सिर्फ इतना दिख रहा है, ये वाला पार्ट है दिख रहा है, बाकी सारा नहीं दिख रहा है। देयर आर 2 मस्कुलर आईलिड्स, 2 मस्कुलर आईलिड्स है जो हमारे आंख को प्रोटेक्ट करता है। दैट कंटेन्स आईलैशेस एट फ्रीड सरफेस, और इसी आईलिड्स के ऊपर ये क्या होता है? आईलैशेस होता है। अगला, ह्यूमन आई के अंदर ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग टीयर ग्लैंड कहते हैं। इस टीयर ग्लैंड का काम क्या होता है? आंख को मॉइस्ट रखना और आंख को क्लीन करते रहना डस्ट से। तो ये कुछ बेसिक बात हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक करके हम लोग सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, आंख का जो ये पहला पार्ट विजिबल पार्ट होता है इसको कहते हैं कॉर्निया। क्लियर है? कॉर्निया का काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना। देखिए, हमारा आंख का काम क्या है? आंख का काम है ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना और फिर उस इमेज को हम लोग देखते हैं। अब ये जो इमेज बनता है ये बनता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कौन करता है? कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डन बाय कॉर्निया। आंख के अंदर लेंस भी होता है, बट लेंस का काम होता है सिर्फ इमेज को फोकस कर देना, सिर्फ रिफ्रैक्टेड लाइट को फोकस कर देना रेटिना पे। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन करता है? कॉर्निया। तो कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना आंख का पार्ट, ये कॉर्निया है। इसका काम होता है आंख को, लाइट को रिफ्रैक्ट करना और साथ में आंख को प्रोटेक्ट करना।
इसके अलावा आंख के पोस्टीरियर पार्ट में ये वाला जो दिख रहा है इसको कहते हैं स्क्लेरा। यहाँ तो आपको अलग कलर का दिख रहा है बट ये होता है एक्चुअली वाइट कलर का, वाइट होता है और साथ में ओपेक होता है। सो इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ये लाइट को बाहर जाने नहीं देखता है। इट इज अ वाइट हार्ड ओपेक थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रिवेंट द लाइट टू एस्केप फ्रॉम आइज। क्योंकि ये ओपेक है तो लाइट को पास होने नहीं देता है। इसके अलावा स्क्लेरा के अंदर ये होता है कोरोइड लेयर, ये होता है ब्लैक कलर का कोरोइड लेयर, और इट प्रिवेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये व्हाइट है तो लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होने लगेगा, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रोकता है कौन? कोरोइड स्क्लेरा के अंदर। सामने की तरफ ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? कॉर्निया, जिसका काम है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, और पीछे की तरफ जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो है स्क्लेरा, व्हाइट और ओपेक, जो लाइट को बाहर जाने से रोकेगा, और स्क्लेरा के अंदर कोरोइड लेयर जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रोकेगा। इसके बाद अगला है सिलियरी बॉडी। क्लियर है? अब सिलियरी बॉडी क्या होता है? एक मिनट। अब सिलियरी बॉडी का काम होता है ये लेंस को होल्ड करके रखता है। हाँ, तो सिलियरी बॉडी का काम है लेंस को होल्ड करके रखना। ये सिलियरी मसल, ये जो है ये है सिलियरी मसल, और इसी सिलियरी मसल से जुड़ा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस को पकड़ करके रखता है धागा जैसा। और यहाँ जो मसल है ये है सिलियरी मसल। तो इट हैज सिलियरी मसल दैट कंटेन्स सिलियरी मसल विच होल्ड आई लेंस थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट, जो आई लेंस को होल्ड करके रखता है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, और लेंस के फोकल लेंथ को भी चेंज करता है। कैसे, वो अभी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? अगला है आइरिस। सामने की तरफ ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लैक, इसको कहते हैं आइरिस मसल। क्लियर है? कोरोइड लेयर सेपरेट्स फ्रॉम स्क्लेरोटिक लेयर। ये जो कोरोइड लेयर है बीच वाला है ना, ये स्क्लेरा से सेपरेट हो जाता है आगे, और यही बन जाता है आइरिस। ये ऐसे देखिए, लेटरली ऐसे आइरिस, और सामने से ये आइरिस मसल, और आइरिस बना होता है आइरिस मसल से। इसके अलावा जो अगला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्यूपिल। आइरिस के बीच में जो एक सर्कुलर ओपनिंग दिख रहा है, ये जो ओपनिंग दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। इट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आइज। हमारे आंख में कितना लाइट जाएगा ये यही प्यूपिल डिसाइड करेगा, क्योंकि यही है ओपनिंग, इसी के थ्रू लाइट अंदर जाएगा। अब कैसे डिसाइड करेगा तो थोड़ा सा ये भी देख लेंगे। देखिए, हम लोग के आंख में दो तरह का, आइरिस में दो तरह का जो है वो मसल होता है। एक होता है सर्कुलर आइरिस मसल और एक होता है रेडियल आइरिस मसल। जब लाइट बहुत ज़्यादा है, प्यूपिल जब ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट में क्या होता है ना, यहाँ गलत थोड़ा हो लिख दिया गया है, सर्कुलर आइरिस मसल। जब लाइट ब्राइट है तो सर्कुलर आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जो सर्कुलर आइरिस मसल दिख रहा है ये सर्कुलर आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, और सर्कुलर आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल का साइज घट जाता है ताकि कम लाइट अंदर जाए। उसी तरीके से जब डिम लाइट है, जब कैसा लाइट है, डिम लाइट है, एक मिनट, हाँ, जब डिम लाइट है तो अब वापस यहाँ भी थोड़ा गलती हो गया। डिम लाइट के वक्त क्या होता है, रेडियल आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, रेडियल आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, और प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए। इस तरीके से प्यूपिल जो है वो डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन आवर आइज। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट लाइट है तो सर्कुलर आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, प्यूपिल का साइज घट गया। यहाँ पे डिम लाइट है तो सर्कुलर रेडियल आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और प्यूपिल का साइज बढ़ गया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा आइरिस मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला है आई लेंस। हम लोग के आंख में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स नेचर का होता है, और इसका काम होता है इमेज को फोकस करना। कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना एक्ट एज ए स्क्रीन, रेटिना स्क्रीन की तरह काम करता है, और लेंस को अपने पोजीशन पे कौन होल्ड करके रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट, इसका काम है लेंस को होल्ड करके रखना। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट किससे कनेक्टेड होता है? ये कनेक्टेड होता है सिलियरी मसल से, सिलियरी मसल से कनेक्टेड होता है। आगे थोड़ा सा हम बात करें रेटिना। रेटिना स्क्रीन की तरह काम करता है, इट एक्ट एज ए स्क्रीन, और रेटिना पे प्रेजेंट होता है दो तरह का सेल, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
लाइट ज़्यादा है या कम है, ये कौन डिसाइड करेगा? कैसे पता चलता है? रॉड सेल। और कौन सेल इज सेंसिटिव टू कलर? कौन सेल कलर सेंसिटिव होता है? अब रेटिना पे दो तरह का जगह है, एक है येलो स्पॉट, सबसे ब्राइटेस्ट येलो स्पॉट, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना, येलो स्पॉट। और ऑप्टिक नर्व के पास जो होता है वो है ब्लाइंड स्पॉट, लिस्ट सेंसिटिव पार्ट, सबसे कम सेंसिटिव पार्ट जो है वो है ब्लाइंड स्पॉट। थोड़ा सा और आगे बात करें तो लेंस और कॉर्निया के बीच का जगह, इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर, और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच का जगह, इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर, और इसमें भरा होता है विट्रस ह्यूमर। क्लियर है? तो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्लियर हो गया। अब वर्किंग, वर्किंग कैसे भाई? ऑब्जेक्ट से आया लाइट, कॉर्निया रिफ्रैक्ट किया, प्यूपिल डिसाइड किया कितना लाइट अंदर जाएगा, और फाइनली एक रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बन गया? रेटिना पे। यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑप्टिक नर्व, जो इस रेटिना इस इमेज को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और ये ऑप्टिक नर्व इस मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया ब्रेन में, जहाँ पे ब्रेन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के बाद वी गेट द विजुअल सेंसेशन। क्लियर है? लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट enters in our eyes through pupil. These light rays are refracted by our convex lens which form real and inverted image on retina. अब क्या होगा? These light rays generate impulse in rod and cone cell. रॉड और कोन सेल में इस लाइट रेज की वजह से क्या जनरेट हुआ? इम्पल्स। एंड दीज इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इस इम्पल्स को कहाँ ट्रांसमिट किया? ब्रेन में, जहाँ पे बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी वी गेट द सेंसेशन टू सी। एक और बात ध्यान रखेंगे, विटामिन ए का डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा बीमारी है जिसमें हम पर्सन डिम लाइट में नहीं देख पाता है। ड्यू टू नाइट ब्लाइंडनेस पर्सन इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट। क्लियर है? अगला एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, परसिस्टेंस ऑफ विजन। कोई भी इमेज हमारे रेटिना पे 1/16 सेकेंड तक रहता है, इसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमको दिख रहा है, इसको हटा दिए, इसको हटाने के बाद भी इसका इमेज मेरे रेटिना पे कितनी देर तक रहा? 1/16 सेकेंड तक रहा। यही है परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज सीन बाय द आई परसिस्ट ऑन द रेटिना इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया है, फिर भी इमेज रेटिना पे रहेगा। कितने देर तक? 1/16 सेकेंड तक। इसी को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। एक है एकोमोडेशन ऑफ आई। ह्यूमन आई लेंस का ये एबिलिटी होता है कि वो अपना फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, इसको कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। जैसे देखिए ये आंख आपको दिख रहा होगा, ये सामने से, और ये इसका लेटरल व्यू। अब मान के चलिए आदमी जो है वो देख रहा है दूर। आदमी कहाँ देख रहा है? दूर। व्हेन यू आर सीइंग फार ऑब्जेक्ट, जब आप दूर देख रहे होते हैं, जब हम फार ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो ये जो सिलियरी मसल है ये रिलैक्स करता है। सिलियरी मसल जब रिलैक्स करेगा तो ये फैलेगा, और सिलियरी मसल जैसे ही फैलेगा तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएगा? ये सस्पेंसरी लिगामेंट हो जाएगा टाइट। सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट तो ये लेंस को खींचेगा, लेंस हो जाएगा पतला, लेंस थिन। लेंस पतला तो पावर घट गया, पावर घट गया। इमेज कहाँ बना? रेटिना पे बना। इमेज कहाँ बना? रेटिना पे बना। वहीं जब हम नजदीक देख रहे होते हैं, जैसे ही हम नजदीक देख रहे होते हैं, व्हेन वी आर सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट, जब नजदीक देख रहे होते हैं तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट तो सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट कैसा हो जाता है? लूज। सस्पेंसरी लिगामेंट लूज तो लेंस हो गया थिक, लेंस हो गया थिक। लेंस हो गया थिक मतलब पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया तो पावर बढ़ गया तो इमेज कहाँ बना? फिर रेटिना पे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्योंकि इमेज हर वक्त कहाँ बनना है? रेटिना पे। अब हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा। अब आंख के अंदर रेटिना तो फिक्स है, उसका पोजीशन तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग के पास एबिलिटी है कि हमारे आंख के अंदर जो लेंस है इसी का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, ताकि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इमेज हर वक्त कहाँ बन जाए? रेटिना पे बने। कहीं भी हो इमेज हर वक्त कहाँ बने? रेटिना पे बने। अब हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए सबसे नजदीक जो हम क्लियरली देख सकते हैं नॉर्मल पर्सन वो है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन।
जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं। सबसे दूर जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं वो है फार पॉइंट ऑफ विजन, इन्फिनिटी। तो हमारा रेंज ऑफ विजन कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। अब कुछ लोग जो नहीं इसके बीच में क्लियरली नहीं देख पाते हैं, दैट मीन्स देयर इज डिफेक्ट ऑफ विजन, उनमें कुछ डिफेक्ट है। अब मेनली दो डिफेक्ट हम लोग बात करेंगे, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। अब मायोपिया में क्या होता है, ये देखिए नॉर्मल आदमी है, मायोपिया में क्या होता है कि भाई नजदीक का तो दिखता है बट दूर का नहीं दिख पाता है, फार ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए दूर का है तो नॉर्मल आदमी है तो रेटिना पे इमेज बन गया, दिख रहा है। बट अगर कोई मायोपिक पर्सन है और फार ऑब्जेक्ट है तो इमेज रेटिना से पहले ही बन गया, तो ये इमेज विजिबल नहीं होगा, क्योंकि इमेज तभी विजिबल होगा जब वो कहाँ बने, रेटिना पे बने। तो होता क्या है ना कि मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट ऑफ विजन जो कि इन्फिनिटी होना चाहिए, भाई दिखना कितना चाहिए, दूर तक, लेकिन उसको इस पॉइंट के बाद अब दिखता ही नहीं है, बस यहीं तक अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज रेटिना पे बनेगा। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट जैसे ही बढ़ा तो अब इमेज रेटिना पे नहीं बन करके पहले ही बन जाएगा। तो एक मायोपिक पर्सन का, एक आदमी जिसको मायोपिया हुआ है, उसका फार पॉइंट ऑफ विजन जो कि इन्फिनिटी होना चाहिए वो घट जाता है इन्फिनिटी से। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बात करें कि तो क्या है मायोपिया? A person suffering from this defect can see nearer object clearly but unable to see far object clearly. नजदीक का तो दिखेगा बट दूर का नहीं दिखेगा। Why? Because image is formed before retina. इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है। क्या कारण है? दो कारण हो सकता है, या तो आईबॉल का साइज बढ़ गया है या लेंस का पावर बढ़ गया है, ये लाइट रेज को जल्दी ही कन्वर्ज कर दे रहा है। क्या कारण हो सकता है? या तो इनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल या फिर इंक्रीज इन द पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर बढ़ गया है यानी कि फोकल लेंथ घट गया है, और इसके वजह से इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना, इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है, और जब तक इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक नहीं दिखेगा। सो व्हाट इज द करेक्शन? करेक्शन है कॉनकेव लेंस। अब ये देखिए इसको मायोपिया हुआ है, दूर से लाइट रेज आ रहा है, इमेज रेटिना से पहले ही बन गया, तो इसके चश्मा में कौन सा लेंस लगा है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस पहले लाइट को डाइवर्ज करेगा और फिर ये डाइवर्जेज लाइट कन्वर्ज हो जाएगा रेटिना पे, तो इसका करेक्शन क्या है? कॉनकेव लेंस। क्लियर है? मायोपिया का करेक्शन क्या है? क्योंकि लेंस का पावर बढ़ा हुआ है तो ये लाइट रेज को जल्दी ही कन्वर्ज कर दे रहा है, तो लेंस चश्मा में लगा दिए कॉनकेव लेंस, ये पहले डाइवर्ज कर दिया, अब डाइवर्ज रेज दूर जाकर के कन्वर्ज हुआ, क्योंकि डाइवर्ज रे को कन्वर्ज करना थोड़ा मुश्किल है। अब लेंस का पावर बढ़ा हुआ है तो कन्वर्ज किया, थोड़ा दूर जाकर के कन्वर्ज हुआ, रेटिना पे कन्वर्ज हो गया। यह है मायोपिया। उसी तरीके से अगला डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, इसमें दूर का दिखता है बट नजदीक का नहीं दिखता है। नजदीक का कितना? अप टू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि उसके अंदर तो फिर किसी को नहीं दिखता है क्लियरली। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल आदमी है, नजदीक का ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, बट एक इंसान जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है और ऑब्जेक्ट अगर नजदीक में है तो इमेज रेटिना के पीछे बन गया। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। अब इसमें क्या होता है? नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन जो कि होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, वो एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन बढ़ जाता है। अब उसको इसके अंदर दिख ही नहीं रहा है, इसके अंदर जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया अब इमेज रेटिना के आगे बन जा रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, अब यहां के अंदर उसको नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो लॉन्ग साइटेडनेस में क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नजदीक का नहीं दिखेगा। व्हाई? बिकॉज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। क्या कारण हो सकता है? फोकल लेंथ बढ़ गया है यानी कि पावर घट गया है लेंस का, या फिर आईबॉल का साइज छोटा हो गया है। इन दोनों वजहों से इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना, इमेज रेटिना के बाहर बनता है। सो व्हाट इज द करेक्शन? कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो पहले कॉन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करेगा और फिर हमारे आंख के अंदर का जो लेंस है वो कन्वर्ज कर देगा, फाइनली इमेज रेटिना पे बन जाएगा। तो करेक्शन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द करेक्शन? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? एक है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है कि पर्सन लूजेस द एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन, सिलियरी मसल वीक हो गया, ना तो लेंस का फोकल लेंथ बढ़ रहा है ना घट रहा है, सिलियरी मसल बिकम स्टिफ, नॉट इजी टू मूव। बूढ़े लोगों में जनरली होता है, इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें यूज किया जाता है बाईफोकल लेंस, एक ऐसा चश्मा जिसमें दोनों लेंस लगा हुआ है, ऊपर कॉनकेव लेंस, नीचे कॉन्वेक्स लेंस। बूढ़े लोगों को देखते होंगे
देखना हो दूर तो इससे देखेंगे, नजदीक देखना हो तो ऐसे देखेंगे। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बात करें, एक फेनोमेनन है डिस्पर्सन। सर आइजैक न्यूटन पहली बार ऑब्जर्व किए कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ग्लास प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन के बाद ये जो 7 कलर का बैंड दिख रहा है, दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसमें याद रखिएगा सबसे ऊपर रेड, क्योंकि रेड का डेविएशन सबसे कम, रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम, तो इसका डेविएशन मिनिमम। वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा, वायलेट का डेविएशन मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम, वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या होता है? मिनिमम। तो सर आइजैक न्यूटन पहली बार डिस्कवर किए कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ग्लास प्रिज्म, जब एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो इट गेट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, ये 7 अलग अलग कलर में टूट जाता है और इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन के बाद ये जो 7 कलर का बैंड हमको दिखता है स्क्रीन पे, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सबसे ऊपर रेड, याद रखना है। The phenomenon due to which light splits into 7 color when passes through prism is called dispersion। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग कलर के पास अलग अलग स्पीड होता है, तो और वो अलग अलग एंगल पे बैंड करता है। अभी बताए हैं रेड कलर सबसे कम बैंड करेगा और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड करेगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा तो बैंडिंग कम, वायलेट का वेवलेंथ कम तो बैंडिंग ज़्यादा। डिस्कवर कौन किए थे? सर आइजैक न्यूटन। क्लियर है? अब जब न्यूटन एक बिल्कुल वैसा ही प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिए तो वो नोटिस करते हैं कि ये व्हाइट 7 कलर फिर से कन्वर्ज होकर के व्हाइट लाइट बन गया, और यहाँ से ये कंक्लूड किया गया कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट, ये एक्चुअली में इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। ये 7 अलग अलग कलर का क्या है? मिक्सचर है, और इसी की वजह से हम लोग को रेनबो भी दिखता है। अब एक और बात कर लेते हैं, ब्रेली। ब्रेली एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो डिज़ाइन किया गया था लुइस ब्रेली के द्वारा, जो खुद भी ब्लाइंड थे। लुइस ब्रेली 1824 में किसके लिए? ब्लाइंड लोगों के लिए, जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं। तो ब्रेली इज अ टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम यूजिंग रेज डॉट। टोटल एक रेक्टेंगुलर एरे में टोटल 6 डॉट होता है, और इसमें से कोई एक डॉट जो है वो ऊपर की तरफ उभरा रहता है, 3 वर्टिकली 2 हॉरिजॉन्टली। इसको कहते हैं ब्रेली सेल, इसको कहते हैं ब्रेली सेल। टोटल 6 डॉट होगा और उसमें से कुछ डॉट उभरा हुआ होगा, और उसके बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर ऊपर वाला साइड उभरा हुआ है मतलब ए, साइड में 2 उभरा हुआ है बी सी, इस तरीके से। तो ब्रेली इज अ टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम। टेक्टाइल का मतलब जिससे जो टच करके फील किया जाए, सेंसेशन ऑफ टच। टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम यूजिंग रेज डॉट अरेंज इन 6 डॉट सेल, raised dot arranging in 6 dot cell representing letter, numbers and symbols enabling blind and visually impaired person to read and write। blind person के लिए, ताकि वो पढ़ पाए अलग अलग सिंबल, अलग अलग लेटर, कुछ इस तरीके से। इसको कहते हैं ब्रेली सेल। इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे कंटेनिंग 6 डॉट। एक रेक्टेंगुलर एरे कितना डॉट से मिलकर बना है? 6, और उसमें जो डॉट पर्टिकुलर ऐसे उभरा हुआ है उससे पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर है। टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम मतलब जिसको टच करके फील किया जा सके। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला है हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर आइज। भाई आंख को कैसे हेल्दी रखेंगे, क्या क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, आप लोग को भी बताने का जरूरत है नहीं कि आंख कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे पहले मेक योर डाइट हेल्दी। हेल्दी डाइट लेना है जिसमें विटामिन ए हो, सी हो, ई हो। एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। गिव योर आइज प्रॉपर रेस्ट। अवॉइड आई स्ट्रेन, ये नहीं कि कंटिन्यूअस फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको कंजम्पशन, आई होप ये आप फॉलो करते ही होंगे। मेंटेन्स गुड हाइजीन, जितना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिल्कुल फ़ोन और टीवी के पास में जाकर के नहीं देखना है, या जब भी देखते रहना है तो कंटिन्यूअस नहीं देखते रहना है, ब्लिंकिंग होते रहना चाहिए। कंटिन्यूअस देखने से कॉर्निया ड्राई हो जाएगा, फिर कॉर्निया में डिफॉर्मेशन हो जाएगा एंड इट कैन लीड्स टू ब्लाइंडनेस। शेड्यूल आई चेकअप, समय समय पर आई चेकअप करवाते रहिए। वियर आई ग्लास टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम द यूवी रेज, सन्स यूवी रेज। प्रॉपर लाइटनिंग, जब भी पढ़ाई कीजिए लाइटनिंग में पढ़िए। मूविंग बस ट्रेन में पढ़ना नहीं है। ये सब कुछ चीज़ अगर हम ध्यान रखेंगे तो वी कैन कीप आवर आई हेल्दी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। आई होप इस चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक आपके बुक से ऐसा है जो छूट रहा है, जो कवर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद।